आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है एसएसटी के हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये 10th क्लास में है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इससे पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति, तो उसी से कुछ संबंधित है। उसी चैप्टर को यह आगे बढ़ाते हुए और विस्तार किया है। ठीक है, कि एक बार जब आज़ादी के लिए क्रांति होना शुरू हुआ तो कैसे कैसे क्रांति होते गया और कैसे कैसे यूरोप के जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश थे उस समय, जितने भी राज्य थे राजा के अंतर्गत, कैसे कैसे धीरे धीरे आज़ाद हुआ, या किसी के अंदर अगर गुलाम थे तो कैसे धीरे धीरे आज़ाद हुआ। देखिए, इसमें सबसे पहले जो बात है एक प्रस्तावना की बात है, और उस प्रस्तावना में क्या है तो फ्रेडरिक सोरियू नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, जो एक कलाकार है, जो एक चित्रकार है। ठीक है, और ये फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति है। तो जो फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति है सोर्जू फ्रेडरिक, तो इन्होंने एक स्वप्न देखा। ठीक है, सोते हुए स्वप्न नहीं, मतलब अपने भविष्य में, या हमारा भविष्य या हमारे राष्ट्र का भविष्य कैसा होना चाहिए, तो इस तरह का लोग जो स्वप्न देखता है वैसा स्वप्न देखा कि हमारा जो आने वाला राष्ट्र है वो कैसा होना चाहिए। और इसने क्या किया, तो फ्रांसीसी जो लोकतांत्रिक गणराज्य फ्रांस बनने वाला था, ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र होने वाला था वहाँ पे 1848 में, तो वो कैसा लोकतंत्र होगा ये पहले ही स्वप्न देख लिया था, पहले ही सोच लिया था कि कैसा होगा। और उसी से संबंधित ये एक चित्र बनाया, जो चित्र आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसी से संबंधित एक चित्र बनाया। इसके बारे में हम आप लोग को डिटेल अभी बताएंगे। तो एक चित्र बनाया, और ये चित्र इतना जो है विख्यात क्यों है, और इस चित्र को जो इतिहास के पुस्तक में क्यों शामिल किया गया, तो ये चित्र ठीक उसी प्रकार था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस चित्र में चीज़ें सजाई गई थी जिस प्रकार लोग चाह रहे थे उस समय। तत्काल समाज का मांग था कि हमारा राष्ट्र ऐसा हो, उसी सभी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, जैसे देखिए फ्रांसीसी कलाकार जो है, इसका नाम है फ्रेडरिक सोरियू। ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाता है, यानी कि 4 चित्रों को जोड़कर एक चित्र बनाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग स्वतंत्रता के प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको प्रतिमा दिखाई दे रहा है, हम आपको जूम करके सभी चीज़ डिटेल बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। तो कहाँ कहाँ के लोग, तो यूरोप और अमेरिका के लोग जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा, और ये भी एक फीमेल यानी कि एक देवी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा, जो स्वतंत्रता के प्रतीक की प्रतिमा बनाई गई थी, वो मेल थी या फीमेल, यानी स्त्री या पुरुष, तो स्त्री थी एक। ठीक है, स्वतंत्रता की देवी इसीलिए कहा गया है। तो स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा करते हुए, ठीक है, प्रतिमा जो स्वतंत्रता की प्रतिमा थी उसकी वंदना करते हुए दिखाया गया है। और प्रतिमा के हाथ में क्या है, तो दोनों हाथों में, एक में ज्ञानोदय मशाल है। ज्ञानोदय मशाल क्या होता है कि लोगों को अब ज्ञान हो गया है। ठीक है, लोगों का दिमाग खुल गया है कि अब किसी के अंदर गुलाम नहीं रहना है, अब आज़ाद रहना है, लोकतंत्र रहना है। ठीक है, तो इस ज्ञानोदय का मशाल था। और दूसरे हाथ में क्या था, घोषणा पत्र था, आज़ादी का घोषणा पत्र। ठीक है, दोनों हाथों में 2 चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है कि जो प्रतिमा, स्वतंत्रता की प्रतिमा थी, तो उसके हाथों में क्या क्या था। ठीक है, तो एक हाथ में क्या था, ज्ञानोदय का मिसाल, दूसरे हाथ में क्या था, तो स्वतंत्रता की घोषणा पत्र। ठीक है, और जुलूस में सबसे आगे कौन चल रहे थे, तो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, और फिर उसके बाद फ्रांस और जर्मनी चल रहे थे। यहाँ पे आप लोग को जुलूस जो दिख रहा है, तो इस जुलूस में सबसे आगे आगे अमेरिका, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, और उसके पीछे जो है फ्रांस और जर्मनी चल रहे थे। और एक चीज़ और इसमें जोड़ा गया, तो स्वर्ग से जो ईसा मसीह, यानी कि ईसाई धर्म के जो भी देवता होते हैं, ईसा मसीह उनको कहा जाता है, तो वो जो है, और उनके साथ फरिश्ते। ठीक है, कुछ फरिश्ते, जो फरिश्ता किसको कहा जाता है, जो भलाई चाहे। ठीक है, तो स्वर्ग से फरिश्ते जो है राष्ट्र के भाईचारे को देख रहे थे कि कैसे सभी लोग एक साथ हैं। ठीक है, ना ही अमेरिका के लोगों की स्विट्ज़रलैंड से दुश्मनी है, ना ही फ्रांस के लोगों को जर्मनी से दुश्मनी है। ठीक है, और सभी एक साथ भाईचारा में मिल कर के कैसे जो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ दिखाया। ठीक है, आइए आप लोग को जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग को और थोड़ा डिटेल में हम बता देते हैं, यहाँ पे दिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या है, ये है प्रतिमा। ठीक है, स्वतंत्रता की प्रतिमा। एक हाथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मशाल है, दूसरे हाथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घोषणा पत्र है। ठीक है, उसके बाद
दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जुलूस है, सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद जो है वो फ्रांस, और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी, ठीक है, चारों एक साथ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड आगे है, फ्रांस और जर्मनी बाद में है। चारों जो देश हैं, चारों राष्ट्र जो उस समय थे, वो एक साथ भाईचारे के साथ यहाँ पे आए थे जुलूस में सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वर्ग से जो है ये ईसा मसीह हैं, ठीक है, और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये फरिश्ते हैं जो लोगों को देख रहे हैं आज़ादी सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा बिल्डिंग का मलबा। तो ये मलबा क्या है? तो ये मलबा निरंकुश राजा का जो राज्य को ढहा गया था, तोड़ा गया था, उस मलबा को ला करके यहाँ सामने रखा गया था, फेंका गया था, ठीक है, ये दिखाते हुए कि हम जो है हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं कर सकता, अब हम लोग लोकतंत्र रहेंगे, किसी भी राजा का मनमानी नहीं चलेगा, निरंकुश राजा का मनमानी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको डिटेल में बता दिए। तो ये था जो है फ्रेडरिक सोर्यू के द्वारा बनाया गया चित्र और चित्र की विशेषताएं, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्र का अर्थ, ठीक है, किनके द्वारा बोला गया है, ये जो राष्ट्र का अर्थ दिया गया है, ये अर्थ दिया गया है अर्नस्ट रेनन, ठीक है, अर्नस्ट रेनन जो है, अर्नस्ट रेनन। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक राष्ट्र एक बड़ी और गहरी एकजुटता है, ठीक है, यह एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा के चरम बिंदु हैं। राष्ट्र का अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह है, ठीक है, मतलब एक राष्ट्र बनाने में क्या क्या न्यौछावर करना पड़ा है, क्या क्या त्यागना पड़ा है, तो ये गहरी एकजुटता के कारण हुआ है। जब सब लोग एक साथ आ गए, एक डिमांड को लेकर एक तरह के कारण क्रांति करने लगे, तब ये राष्ट्र बना है, और एक लंबे समय का प्रयास रहा है, ठीक है, एक राष्ट्र को बनाने के लिए एक लंबे समय का प्रयास, त्याग रहा है और निष्ठा रहा है। निष्ठा मतलब किसी तरह का छल कपट नहीं, ठीक है, और निष्ठा का भी चरम बिंदु रहा है, ठीक है, चाहत का चरम बिंदु एकदम। और राष्ट्र का अस्तित्व जो है एक दैनिक जनमत संग्रह है, ठीक है, यानी कि एक दिन जो है ये लोगों के मत का संग्रह होने के कारण ये बना है, ठीक है। तो ये अर्नस्ट जो रेनन थे उनके द्वारा, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, और ये 1882 में ये बात बताए हैं। उसके बाद देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र का विचार सामने आया, और 1789 की क्रांति के साथ ही संप्रभुता राजा के हाथों से निकलकर नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई, और इनसे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव पड़ गई, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विचार कैसे आया, राष्ट्र का विचार कैसे आया, तो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो संप्रभुता यानी कि राज्यपाट जो है वो राजा के हाथों से निकल करके कहाँ चली गई, प्रजा को, नागरिकों को स्थानांतरित हो गया, ठीक है, वहाँ के जो नागरिक थे रहने वाले। और स्थानांतरित होने के साथ बहुत सारा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? पितृभूमि, एक वर्ड आया है पितृभूमि। पितृभूमि क्या है कि पहले जो है राजा मनमानी करता था। मान लीजिए कि एक मजदूर के पास अगर कोई भूमि है, ठीक है, तो उस भूमि का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र उसके अगले पीढ़ी तक होगा या नहीं, ये टोटली राजा पे डिपेंड करता था, ठीक है। राजा चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन पितृभूमि यानी पिता के भूमि उसके पुत्र को ही मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो है उस जब ये संप्रभुता जो है राजा के हाथ से निकल करके और नागरिकों के पास आ गई, तब ये नियम लागू हुआ, ठीक है। और नागरिक जैसे सामूहिक पहचान विचार, ठीक है, यानी कि एक राज्य का नागरिक हम हैं तो इसका भी अधिकार राजा चाहता तो छीन लेता, हमको यहाँ रहने देता चाहे नहीं। लेकिन जब राजा के हाथ से राज्य चला गया तो क्या क्या हुआ, बदला। पितृभूमि एक आया, यानी कि पिता का भूमि मेरा भूमि है, ठीक है, पिता का जो भूमि है उसके अगले पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और दूसरा है कि नागरिक, ठीक है, यानी कि जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं कि भारत देश के नागरिक हैं तो इसका नागरिकता मिलता है, उसी तरह से जिस राज्य में हमें उसका नागरिकता मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें लागू हुई और सामूहिक पहचान और विचार बना, ठीक है। और एक नया तिरंगा झंडा चुना गया जिसने शाही ध्वज का जगह ले लिया। शाही ध्वज मतलब जो राजा का झंडा था उसको हटा करके उसके जगह पे क्या किया गया, एक तिरंगा झंडा लगाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रशासनिक सुधार क्या क्या हुआ।
तो क्रांतिकारियों ने देश को एक समान प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में बांधने का प्रयास किया, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून, ठीक है, ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए और सभी क्षेत्र के लिए एक समान हो, तो इस तरह से लाने का प्रयास किया। और क्षेत्रीय बोलियां को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, यानी कि बहुत सारे फ्रांस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे और अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है। तो क्या बताया गया कि जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, ठीक है, उसको हटा दिया जाए और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो, फ्रेंच हो। यहाँ के सभी लोग क्या बोलें, फ्रेंच भाषा बोलें, ठीक है। ये लागू किया गया। देखिए, एक नॉर्मल व्यापारी को जो है व्यापार करने के लिए लगभग 5 रुपये टैक्स चुकाना पड़ता था, 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। तो इस सीमा शुल्कों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि आप अगर आप राष्ट्र के अंदर, यानी कि आंतरिक राष्ट्र, एक राज्य एक राष्ट्र के अंदर यानी एक देश के अंदर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, देश के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो सभी सीमा शुल्कों को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और नाप तोल का जो प्रणाली है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से कुछ 1 केजी में भेजें, ठीक है, तोल करके, और दूसरे स्थान पे जाते जाते इसको 1 पाउंड बोला गया, क्या बोला गया, 1 पाउंड। अब हम बोल रहे हैं उसको कि 1 केजी भेजें और ये कह रहा है कि नहीं आधा पाउंड है। तो ये प्रणाली अलग अलग है, जिससे क्या होता था, व्यापार करने में दिक्कत होता था। या अगर हम किसी चीज़ को मान लीजिए कि यहाँ से हम नाप करके भेजें कि 1 मीटर है, ठीक है, और यहाँ जा करके ही कह रहा है कि नहीं ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो है एक ही चीज़, ठीक है। ये अब वस्तु तो बदलेगा नहीं, वस्तु तो समान रहेगा, वस्तु में कोई बदल नहीं होगा। बदलाव किस में होगा, उसका यूनिट में, नापने तोलने का जो यूनिट है उसमें बदलाव हो जाने के कारण बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता था। तो नाप तोल का प्रणाली भी जो है वो समान कर दिया गया कि एक ही प्रणाली में नापना तोलना है, ठीक है, एक ही चीज़ को लागू किया गया पूरे राष्ट्र में। उसके बाद क्या आया, देखिए, नेपोलियन का सुधार, ठीक है। नेपोलियन के सुधार, नेपोलियन के नागरिक संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये 1804 में आया था, ठीक है। नागरिक संहिता क्या होता है, तो ये संहिता का मतलब होता है एक छोटा संविधान, ठीक है, एक संविधान जिसके माध्यम से, यानी कि जिसके सहायता से कोई शासन प्रशासन चलाया जा सके, ठीक है। तो नेपोलियन की संहिता का मुख्य बिंदु क्या क्या था, ये भाई साहब हैं नेपोलियन, तो इन्होंने अपने तरफ से एक संहिता लेकर के आया जिसका नाम था नागरिक संहिता 1804, या नेपोलियन का संहिता भी कहा जाता है इसको, ठीक है, नेपोलियन संहिता। यहाँ पे देखिए, तो इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या था, तो जन्म आधारित जो विशेष अधिकार उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में आप लोग पढ़े होंगे कि 3 वर्गों में बांटा गया था, एक था पादरी, दूसरा था कुलीन, ठीक है, और तीसरा था अन्य सभी। तो क्या था कि इन दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त था जन्म से ही, पादरी और कुलीन को, ठीक है, जन्म से ही इन लोगों को क्या था, विशेष अधिकार प्राप्त था कि ये पादरी वर्ग में अगर कोई जन्म भी ले लिया तो उसको टैक्स कभी नहीं चुकाना पड़ेगा, लाइफ टाइम कोई कर नहीं देना है, ठीक है। साथ ही ये लोग पादरी जो लोग थे, ये लोग चर्च में रहते थे, तो चर्च जो है एक प्रकार का कर वसूल सकता है, धार्मिक कर, जिसका नाम था टाइद। क्या नाम था, टाइद। तो टाइद जो धार्मिक कर है वो चर्च वसूल सकता है। ये इन लोगों को जन्मसिद्ध अधिकार था, जन्म से ही एक विशेष अधिकार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद कुलीन वर्ग भी टैक्स नहीं देता था, टैक्स का सारा बोझ किस पे था, अन्य सभी पे, ठीक है। तो क्या कहा गया कि नहीं, जन्म से विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया जाए और कानून के समक्ष समानता स्थापित की जाए, यानी कि कानून अगर है, एक देश में रहने वाले लोग हैं और देश का अगर कानून सभी के लिए समान है, तो सभी का जो अधिकार है एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, सभी का अधिकार एक जैसा होना चाहिए, समानता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, यानी कि निजी संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। जैसे अभी हम बताएं एक कि पितृभूमि, एक उस समय आया था वर्ड पितृभूमि। तो पितृभूमि क्या है, पिता का भूमि उसके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, यानी कि उसी के वंशज को मिलेगा। तो यही था संपत्ति का अधिकार। ये निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर लिया गया, ठीक है, यानी कि सभी व्यक्ति का निजी संपत्ति का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। जो आपका संपत्ति है वो आपके अगले पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता जाएगा, ठीक है। अगला क्या था, सामंती व्यवस्था का अंत। सामंती व्यवस्था क्या है, तो जैसे एक राजा कहीं बैठा है
और वहाँ से राज्यपाट चला रहा है, ठीक है, तो बहुत दूर दूर तक वो उसका अगर शासन प्रशासन है तो उतना दूर तक प्रशासनिक व्यवस्था खुद से उतना दूर तक नहीं रख सकता है। तो क्या करता था, एक सामंत नियुक्त करता था, ठीक है, अपने अंदर, कि जो एक पूरे गांव का सामंत होता था और उस गांव में टैक्स वसूलने का काम या राजा का भी किसी भी प्रकार के आदेश अगर कोई जनता के लिए नागरिक के लिए देना है तो कौन देगा, सामंत देगा। तो इस सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। एक तरह से इसको जमींदार भी कह सकते हैं। जमींदार भी यही करता था कि अगर भूमि जो दिया है मजदूरों को, ज़मीन जो दिया है खेती करने के लिए, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वसूल करके राजा तक पहुँचाने का काम करता था। तो इस सामंती व्यवस्था को और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, ठीक है। भूदासत्व यानी कि सभी ज़मीन का मालिक क्या कहता था राजा की, सभी ज़मीन का मालिक हम हैं और हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं खेती करने के लिए, ठीक है, और आपको क्या करना है, उस खेती में उगाने के बाद कुछ हमको देना है और कुछ आपको रखना है, ठीक है। तो ये ज़मीन का जो दास का मतलब होता है नौकर, भूदासत्व उसको समाप्त कर दिया। और जागीरदारी का जो शुल्क था, ठीक है, जागीरदार जो शुल्क वसूलते थे एक टैक्स जैसा, उसको भी ये समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक ठीक चला नेपोलियन के साथ। उसके बाद नेपोलियन जो है कुछ नकारात्मक पक्ष का फैसला ले लिया, जिसके कारण लोग जो है नेपोलियन से बाद में क्या करने लगे, घृणा करने लगे, ठीक है। तो ये क्या किया, करों में वृद्धि कर दिया। करों में वृद्धि किस लिए किया, तो अगल बगल के राज्यों से इसका युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में काफ़ी गोला बारूद हथियार में खर्च, सैनिकों के ऊपर खर्च, ठीक है। तो और रोड भी बनवा रहा था बहुत सारा, तो जिसके कारण क्या किया, इसको राज्यपाट ठीक से चलाने के लिए कर बढ़ाना पड़ा। तो कर बढ़ाने के कारण इसी कर से छुटकारा के लिए नेपोलियन का सपोर्ट किया गया था, ठीक है। और वापस ही भी वही कगार पे ला करके सभी को खड़ा कर दिया, वापस कर लेने लगा। तो करों में वृद्धि के कारण क्या किया गया, इस पर घृणा और जबरन सेना में भर्ती और सेंसरशिप लागू किया गया, ठीक है। तो जन आक्रोश बढ़ गया। क्या हुआ कि एक जबरन जो है वो सेना में भर्ती और रोड निर्माण, ठीक है, रास्ते का निर्माण कराया जाता था, उसमें भी मजदूरों को ज़बरदस्ती भर्ती कराया जाता था बिना इच्छा के। एक और चीज़ था सेंसरशिप। तो सेंसरशिप क्या होता है कि ये लोग चाहते थे कि राज्य जो है, ठीक है, तो उस राज्य में जो भी कला हो, ठीक है, कलाकार जो कला यानी कि कोई अगर चित्र बना रहा है या कोई अगर साहित्य लिख रहा है, ठीक है, साहित्य अगर लिख रहा है या अगर कोई प्रेस में कुछ बता रहा है, ठीक है, कुछ प्रेस का जो अपना आज़ादी होता है वो आज़ादी ख़त्म कर दिया गया, कला के आज़ादी को और साहित्य के आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि इसमें क्या होता था ना कि अगर कोई आज़ादी के लड़ाई के लिए जो अगर कोई क्रांति करना चाह रहा है, ठीक है, कोई स्वतंत्रता के लिए या किसी भी कारण से अगर कोई क्रांति करना चाह रहा है तो लोगों को जागरूक करने के लिए इसका सहारा लिया जाता था कला का। जैसे कि अभी हम बताएं कि सोरजू, जो फ्रेडरिक सोरजू था, वो क्या किया था, वो जो चित्र बनाया था उससे लोग क्या हुए, प्रेरित हुए, ठीक है, और लोग जो है आक्रोश में आए, किस लिए, तो क्रांति करने के लिए। तो उस तरह का फ्रेडरिक सोरजू जो बनाया था चित्र, या फिर साहित्य के माध्यम से भी लोगों को क्रांति के लिए उकसाया जाता है, या प्रेस के माध्यम से। तो इन सभी चीज़ों पे एक सेंसरशिप लगा दिया था, रोक, कि हम जिस तरह से कहेंगे और जितना कहेंगे उतना ही आपको छापना लिखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक पक्ष रहा, और बाद में नेपोलियन को भी हटा दिया गया। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार क्या क्या था, तो एक कुलीन वर्ग था, जो अभी आप लोग को बताएं। यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्व, ठीक है, प्रभुत्वशाली वर्ग यह जमीन के मालिक थे, आपस में वैवाहिक संबंध से जुड़े थे, लेकिन जनसंख्या में बहुत कम थे। तो कुलीन वर्ग कैसा था, तो ये लोग ज़मीन के मालिक थे, एक तरह से समझ सकते हैं कि ये लोग ज़मींदार थे, ठीक है, ये लोग ज़मींदार थे, भूमि मालिक थे, और ये लोग अमीर थे, और आपस में ये लोग का वैवाहिक संबंध होता था, किसी दूसरे वर्ग में ये लोग विवाह नहीं करते थे, ठीक है, आपस में वैवाहिक संबंध होता था, लेकिन जनसंख्या इन लोगों का क्या था, बहुत कम था। उसके बाद क्या हुआ कि एक नया मध्य वर्ग उभर करके सामने आया। नया मध्य वर्ग क्या था, तो जो गरीबों में, ठीक है, जिसको हम लोग अभी मिडिल क्लास कहते हैं, ठीक है, ना ही लो क्लास ना ही हाई क्लास, मिडिल क्लास, मतलब जो गरीबों में भी अमीर हो, ठीक है, उतना गरीब नहीं हो, जीवन यापन ठीक ठाक चलता हो, और थोड़ा बहुत
जो है वो संपन्न हो। तो उस तरह के लोग जो है औद्योगिक के कारण उभरा, ठीक है, औद्योगिक यानी कि फैक्ट्री वगैरह के कारण जो है उभर करके आया, व्यापार के कारण, उद्योग के कारण उभर करके आया, और जिसमें उद्योगपति थे, व्यापारी और शिक्षित पेशेवर शामिल थे। शिक्षित पेशेवर जैसे कुछ वकील, कुछ डॉक्टर, ठीक है, जो पढ़ लिख करके अपना उस तरह का पेशा कर रहे थे, ठीक है। और यह वर्ग जो है राष्ट्रीय एकता के विचार का वाहक बना, ठीक है। राष्ट्र में एकता का विचार यही लोग लेकर के चला, वाहक मतलब ढोने वाला बना, ठीक है। उसके बाद समानता की मांग। समानता की मांग क्या थी? इसी शिक्षित मध्य वर्ग ने कुलीन और विशेष अधिकारों को समाप्त किया और कानून के समक्ष समानता की मांग को लेकर आंदोलन के नेतृत्व किए। ये लोग क्या किया? तो जो मध्य वर्ग के लोग थे उस समय, तो इन लोगों ने किया कि सभी शिक्षित वर्ग मिल करके, ठीक है, इसमें भी जो शिक्षित थे, जो अपने आज़ादी का मतलब समझते थे, उन लोगों ने क्या किया कि विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। जो कुलीन को विशेष अधिकार मिला है उसको क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए, और समाप्ति के बाद कानून के समक्ष सबको एक समान माना जाए, ठीक है। समानता का अधिकार जो भी हम लोग भी अभी भी संविधान में प्रस्तावना में कहते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। तो उसी तरह से समानता का अधिकार की मांग किया, और आंदोलन का नेतृत्व भी यही लोग किया, ठीक है। आंदोलन का जो नेतृत्व है आगे तक ले जाने का काम यही लोग किया। आगे देखिए यहाँ पे उदारवाद, राष्ट्रवाद और जोल्वेराइन, ठीक है। जोल्वेराइन क्या था? तो आप लोग को बताते हैं कि जोल्वेराइन जो था उसकी स्थापना की गई थी 1834 में, और ये टैक्स वसूलने के लिए एक संघ बनाया गया था। संघ मतलब क्या होता है? एक ग्रुप, ठीक है। संघ मतलब होता है एक ग्रुप। तो एक ग्रुप बनाया गया था जोल्वेराइन नामक 1834 में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1834 में की गई थी एक टैक्स वसूलने के लिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद और जोल्वेराइन में देखिए आर्थिक उदारवाद, ठीक है, कि आर्थिक रूप से जो उदारवाद हुए, तो उस समय जोल्वेराइन प्रसा की पहल पे, ठीक है, प्रसा एक छोटा सा क्षेत्र था, देश था फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो प्रसा की पहल पे यानी कि शुरुआत वही किया था, और एक बनाया गया इस संघ को जो शुल्क वसूलने का काम लाया गया था, ठीक है। ये शुल्क वसूलने के लिए इसको बनाया गया था। इसे विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये शुल्क का संघ था, और इसका डिसीजन क्या था कि जो अलग अलग राज्यों के बीच में जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि एक ये पूरा देश है, तो इसमें मान लीजिए 4 राज्य है, ठीक है। तो इस राज्य से अगर कोई यहाँ व्यापार करने आ रहा है, या यहाँ कोई आ रहा है, या यहाँ कोई आ रहा है, तो बीच में जो टैक्स लिया जा रहा है ना, इसको क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। राज्यों का जो अलग अलग राज्यों का, इससे विभिन्न राज्यों के बीच का जो शुल्क है, राज्य के बीच में जो शुल्क लिया जा रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाए। इसको एक राष्ट्र के अंदर यानी एक देश के अंदर छोटे छोटे जो प्रांत हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं, वो आपस में टैक्स लेने का काम बंद कर दें, ये उनका मानना था। और मुद्राओं की संख्या को 30 से हटाकर 2 कर दिया गया। 30 से घटा करके कितना कर दिया? 2। यानी कि बहुत सारे प्रांत में अलग अलग मुद्राएं चलती थी, ठीक है। जैसे अभी हम लोग का मुद्रा है ना, रुपया, तो उसी तरह से वहाँ का जो राज्य का जो मुद्रा था, तो 30 से भी अधिक मुद्रा था, ठीक है। लगभग 30 मुद्रा था, 30 प्रकार के मुद्रा, और सभी को घटा करके क्या कर दिया गया? केवल 2 मुद्रा रखा गया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि रेलवे के विस्तार ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण के साथ जोड़ा। यानी कि रेलवे का जो विस्तार हो रहा था, नई नई लाइनें बिछाई जा रही थी, नया नया ट्रैक बनाया जा रहा था, तो उससे क्या हुआ? आर्थिक हित, उन लोगों का आर्थिक जो है हित, उससे क्या हुआ? राष्ट्रीय एकीकरण को और जोड़ा गया, ठीक है। मतलब पूरे राष्ट्र को एक साथ आने पर, एक मंच पे, एक जगह पे क्रांति करने के लिए आने के लिए क्या किया? हेल्प किया, मदद किया, ये जो रेलवे लाइन बिछाया गया था, ठीक है। तो ये आर्थिक हित से भी मदद किया। तो ये थी उदारवाद और जोल्वेराइन का स्थापना जो हुआ था। देखिए 1815 के बाद जो है नया रूढ़वाद, ठीक है। 1815 के बाद नया रूढ़वाद का क्या कहना था? तो नेपोलियन का पराजय उस समय हो चुका था, और उसके बाद विनिया कांग्रेस और पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की बात कही जा रही थी, कि जो राज्य व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था, और जो बुर्बो राजवंश के जो वंशज हैं उसी को राजा दोबारा स्थापित किया जाए, ये कहना था उस समय। आगे देखिए क्रांतिकारी जूसेपे मैत्सिनी और यंग इटली, ठीक है, ये हैं क्रांतिकारी जूसेपे मैत्सिनी। तो उस समय क्या हुआ था? इतालवी राष्ट्रवाद का मसीहा किसको माना जाता है?
तो यही मैथ्सिनी, ठीक है। और जेनेवा में 1807 में जन्मे मैथ्सिनी ने इटली में एकीकरण के लिए गुप्त संगठनों का जाल बिछाया। गुप्त मतलब जो शुरू में हल्ला ना हो, ठीक है, धीरे धीरे संगठित करने का काम किया और एक जाल बिछा दिया। ये मैथ्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में। कहाँ हुआ था? तो जेनोवा में हुआ था। तो स्थापना किसका किया? मार्सोई में यंग इटली का, ठीक है। मार्सोई एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे यंग इटली का, और बर्न में किया यंग यूरोप का स्थापना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यंग इटली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मार्सोई में, ठीक है। और या तो फिर पूछेगा कि निम्न में से किसका मार्सोई में स्थापना हुआ था, और एक ऑप्शन दे देगा यंग इटली, तो वहाँ से आपको टिक लगाना होगा। या फिर पूछेगा कि बर्न में किसकी स्थापना हुई थी, तो आपको यंग यूरोप टिक लगाना होगा, ठीक है। देखिए, जब किसी का स्थापना होता है तो उसका कोई लक्ष्य भी होता है, कुछ रीजन होता है। तो इसका लक्ष्य क्या था? तो इटली के जो छोटे राज्य थे उसके जो पैचवर्क थे वहाँ से निकाल करके एक एकीकृत गणराज्य बनाने का सोच था, ठीक है। कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किए हैं, तो इससे क्या होगा? इटली के जो छोटे छोटे राज्य हैं तो इसका जो पैचवर्क है वहाँ से निकाल करके क्या करेंगे? एकीकृत करके एक बड़ा गणराज्य बनाएंगे, ठीक है। और मेटरनिक का कथन, मेटरनिक क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। किनको? मैथ्सिनी को, ठीक है। ये पूछ सकता है, मैथ्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन कहा था? तो मेटरनिक, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि मेटरनिक जो है किन्हें हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था? तो वहाँ पे आंसर होगा मैथ्सिनी, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैथ्सिनी का चित्र लगा हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848, ठीक है। तो 1830 में जुलाई क्रांति हुआ था। फ्रांस में बुर्बो राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंका गया और लुई फिलिप संवैधानिक सत्ता पर बने, ठीक है। 1830 में जो बुर्बो राजवंश का लुई 16वां था, तो उसका जो राजवंश का जो भी उस समय वंशज था उसको क्या किया गया? उखाड़ करके फेंक दिया गया और नया वहाँ पे राजा बनाया गया। लुई फिलिपिन्स को संवैधानिक राजा बनाया गया, संविधान के अनुसार चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1832 में क्या हुआ? यूनान स्वतंत्रता, और उसके बाद क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली, ठीक है। यूनान जो है वो यूरोप से अलग हो गया कुस्तुनतुनिया की संधि में, और ये क्या हुआ कि ये एक अलग राष्ट्र बना, ठीक है, अलग देश बना, अलग राष्ट्र की इसको मान्यता मिल गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, 1845 में बुनकरों का विद्रोह। और बुनकर क्यों विद्रोह किया था? तो सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के शोषण के विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था, ठीक है। उनके जो ठेकेदार थे इन लोगों पे शोषण करता था, तो उसके विरुद्ध बुनकर लोग जो थे, बुनकर किनको कहा जाता है? जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, ठीक है, धागा से जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं वो बुनकर होते हैं। तो वो बुनकर लोग जो है अपने ठेकेदारों के विरुद्ध, ठीक है, उनके ठेकेदार जो इस पर शोषण करते थे उसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया? एक क्रांति छेड़ दिया, और ये क्रांति 1845 में बुनकरों का विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 1848 में जन विद्रोह हुआ था। तो भूख और बेरोजगारी के कारण पेरिस में लोग सड़कों पर आए और लुई फिलिप को भागना पड़ा, ठीक है, लुई फिलिप के खिलाफ, ठीक है। भूख के कारण लोग क्या किए? सड़क पर आ गए, और 1848 में जो है लुई फिलिप वहाँ से भाग गया, ठीक है। ये जन विद्रोह था। आगे देखिए, संस्कृति, रोमानीवाद और राष्ट्रवाद, ठीक है। तो रोमानीवाद क्या है? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो विज्ञान और तर्क के बजाय भावनाओं और अंतर्ज्ञान के रहस्यमयी संवेदनाओं पर केंद्रित था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ साइंटिफिकल नहीं था, ठीक है। सभी क्या था? सभी जो है तर्क के बजाय भावनाओं पर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंधविश्वास भी कहते हैं। तो केवल भावनाओं पर, लोगों की आस्था पर यह टिका हुआ था, और ये अंतर्ज्ञान जो है रहस्यमयी संवेदनाओं पर केंद्रित था, ठीक है। उसके बाद जॉन गॉडफ्रीड हर्बर्ट, इन्होंने क्या किया? तो वोल्कागाइट्स का विचार दिया, ठीक है। वोल्कागाइट्स का विचार क्या था? तो राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत और नृत्य गीत में बसी होती है। इनका मानना था कि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है ना, तो केवल युद्ध से नहीं गुलाम बनाया जा सकता है,
क्या किया जा सकता है, तो उस राष्ट्र की जो है वह आत्मा लोकगीतों में भी बसी होती है, इसको भी बदलना पड़ेगा, और नृत्य में भी बसी होती है, ठीक है, लोक साहित्य में भी बसी होती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ग्रीम बंधु क्या कहा है, तो लोक कथाओं को एकत्र कर जर्मन पहचान पुनर्जीवित करें, कि अगर आप इसको जर्मन बनाना चाहते हैं तो इनकी जो लोक कथा है उसको क्या करें, जर्मन में पुनर्जीवित करें, जर्मन पहचान में इसको पुनर्जीवित करें, ठीक है, ये मानना था। उसके बाद भाषा और राष्ट्रीय प्रतिरोध, तो विदेशी शासन के खिलाफ भाषा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। पोलैंड, रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर रूसी थोप दी गई, ठीक है। पोलैंड में क्या हुआ कि पोलैंड में जो लोग थे वहाँ पे कब्जा था रूसी लोगों का, ठीक है, तो वहाँ पे पोलिश भाषा जो चलता था पोलैंड के लोगों का, तो उसको हटा करके क्या कर दिया गया, स्कूल में ज़बरदस्ती रूसी भाषा को थोप दिया गया। आगे देखिए, चर्च के सदस्यों ने धार्मिक शिक्षा और आयोजनों में पोलिश का उपयोग किया, यानी कि देखिए किन किन चीज़ों में, तो एक शिक्षा में, धार्मिक शिक्षा में, और दूसरा आयोजन में। आयोजन किसको कहा जाता है, तो उनके जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उन सभी में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया, और जो रूसी सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक था, और इसको क्या माना गया कि रूस के सत्ता के प्रति विरोध एक माना गया, ठीक है, प्रतिरोध माना गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, राष्ट्र राज्यों का निर्माण, 3 एकीकरण, ठीक है, राष्ट्र राज्यों का निर्माण, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ पहले, तो प्रसा के मुख्यमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो सेना और नौकरशाही के मदद से रक्त और लौह की नीति अपनाई, ठीक है। जो ओटो वॉन बिस्मार्क थे, इन्होंने सेना और नौकरशाह के मदद से क्या किया, रक्त और लौह की नीति को अपनाया, और 7 वर्षों में 3 युद्ध जीतकर 1871 में एकीकरण को पूरा किया, यानी पूरी जर्मनी को एक साथ लाने के लिए इन्होंने ये काम किया, ठीक है। उसके बाद इटली का एकीकरण, इटली में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो पूरा इटली को एक राष्ट्र में लोग बनाना चाह रहा था, जैसे पूरा जर्मन को एक साथ किया, ठीक है। तो उसमें भी क्या था, काबूर की कूटनीति, ठीक है, काबूर की कूटनीति में मैत्सिनी के विचारों और गैरीबाल्डी के रेड हार्ट्स स्वयंसेवकों की वीरता से 1861 में विक्टर इमैनुएल II को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे एक काबूर था, उनका नीति चला, ठीक है, काबूर एक व्यक्ति था, और मैत्सिनी का भी विचार चला। और यहाँ पे देखिए गैरीबाल्डी जो है, इनके जो रेड शॉर्ट्स था वे स्वयंसेवक वीरता थे। स्वयंसेवक कहने का मतलब क्या है, एक सैनिक जैसा, ठीक है। और वीर जो थे, इनकी वीरता के कारण 1861 में क्या हुआ, तो 1861 में विक्टर इनोमेल को दूसरा राजा एकीकृत करने के बाद, इटली को एकीकृत करने के बाद राजा बना दिया गया, ठीक है। देखिए ब्रिटेन का अजीब मामला क्या था, ब्रिटेन का अजीब मामला, तो बिना किसी अचानक क्रांति के एक कार्मिक संसदीय प्रक्रिया द्वारा 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन से जो स्कॉटलैंड के 1801 में बलपूर्वक आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बना दिया गया, यानी कि ज़बरदस्ती कोई जो है इसके लिए क्रांति नहीं की गई, ठीक है। क्या किया गया, एक कार्मिक संसदीय प्रक्रिया की गई 1707 में, और एक्ट ऑफ यूनियन, इसके तहत क्या किया गया, स्कॉटलैंड को 1801 में बलपूर्वक आयरलैंड में मिला दिया गया, ठीक है, और इसको मिला करके एक देश बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम जिसका नाम था, ठीक है। अभी भी यूनाइटेड किंगडम एक देश है। आगे देखिए, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी, तो नारी रूपक दृश्य, ठीक है। नारी रूपक दृश्य जो था उसमें क्या था, 19वीं सदी के कलाकारों ने अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता या राष्ट्र को मानव विशेष के रूप में महिला के रूप में चित्रित करना शुरू किया, ठीक है। यानी कि लोग जो है नारी को सम्मान देने लगे, नारी रूपक किसको माना गया, तो स्वतंत्रता की देवी। अभी हम आप लोग को बताए थे कि स्वतंत्रता की जो देवी है तो इसको विशेष रूप से महिला के रूप में बनाया गया, ठीक है। और मरियान फ्रांस की एक लोकप्रिय ईसाई नाम वाली नारी छवि जो स्वतंत्रता और लाल टोपी तिरंगे के कलगी के साथ गणराज्य का प्रतीक बनी, ठीक है।
यानी कि गणराज्य कहने का मतलब क्या है, स्वतंत्र राज्य का प्रतीक कौन बनी, तो एक फ्रांस की लोकप्रिय ईसाई नाम वाली, ठीक है, इसका नाम ईसाई नाम था। और नारी का जो छवि था वो स्वतंत्रता के लाल टोपी और तिरंगे के कलगी के साथ ये बनी थी प्रतीक, ठीक है। और जर्मनी राष्ट्र का रूपक बनी, ठीक है, जर्मेनिया जो है वो जर्मनी राष्ट्र का रूपक, वह बतूल के पत्तों के मुकुट पहनी जो जर्मनी संस्कृति में वीरता का प्रतीक है। और यहाँ पे भी एक महिला को ही प्रतीक बनाया गया, ठीक है। कहने का मतलब इसका क्या है कि नारी रूपक, यानी कि नारी को ही अधिकतर जो है स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया गया। यहाँ पे भी एक महिला जो है जर्मनी का रूपक बनी, और उसके सर पे क्या था, तो उसके सर पे वकूल, ठीक है, वतूल लिखा हुआ है या ओल, इसके ओक के पत्ते का मुकुट बना हुआ था। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जर्मनी के संस्कृति में वीरता का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और इसी तरह के और भी कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।